हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में। और हमने जो पिछली क्लासेस पढ़ी हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वो सब क्लासेज आप लोग को बहुत अच्छी लगी हैं और उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो आइए आज हम देखते हैं संसद के बारे में। तो संसद का पहला पॉइंट आता है, संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। यानी जो संसद है वो केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। इस संसद के बिना कोई भी सरकार नहीं चल सकती। कोई भी जो निर्णायक कार्य होता है वो संसद में ही किया जाता है, लिया जाता है। फिर संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली जिसे वेस्टमिनिस्टर के मॉडल से भी जाना जाता है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत आर्टिकल 79 से 122 में संसद के गठन संरचना अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेष अधिकार व शक्तियां के बारे में दिया गया है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब ये हुआ, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। पहला जो होता है वो, जैसे हमारा यह संसद हो गया, तो इसमें हमारे आ जाते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, और हमारा जो तीसरा आता है वो लोकसभा। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 भिन्न अंग होते हैं। इन तीनों के बिना संसद नहीं चल सकती। फिर अगला पॉइंट आता है, राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। यानी जो राज्यसभा होता है उच्च सदन कहलाता है, उसको दूसरा चैम्बर कहते हैं और बड़ों की सभा कहते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, लोकसभा निचला सदन कहलाता है, पहला चैम्बर कहलाता है और चर्चित सभा कहलाता है। यानी जो भी राज्यसभा में चर्चित सभा होती है, यानी जो सभा की जाती है वो पहला चैम्बर होता है, उसमें चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, राज्यसभा में राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है। फिर लोकसभा में कौन कौन होता है? लोकसभा में संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जो लोकसभा है वो संपूर्ण रूप से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ये हमने राष्ट्रपति के टॉपिक में भी पढ़ा था। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। फिर उसके आगे देखते हैं, और ना ही वह संसद में बैठते हैं। हमने कभी नहीं देखा राष्ट्रपति को संसद में बैठते हुए, क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए वो संसद में नहीं बैठते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होते हैं। ऐसा हमने पहले भी राष्ट्रपति की क्लास में पढ़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई भी संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि नहीं बनती जब तक राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति ना दे दें। ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है राज्यसभा। तो आइए देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसमें 238 सदस्य राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 निर्धारित की गई है। लेकिन इसमें जो है 238 सदस्य जो हैं वो राज्य और संघ राज्य से आते हैं और 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं।
परंतु वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ठीक है। इनमें 229 सदस्य जो हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्रों से करते हैं, और जो 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल अभी कितना वर्तमान में 245 हैं। और फिर हमारा अगला पॉइंट आता है राज्यसभा। राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है, ये कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा जो है लगातार चलती है, यानी यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है अब राज्यसभा की सदस्यता। राज्यसभा की सदस्यता, तो देखते हैं राज्यसभा की सदस्यता के बारे में। इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी इसके जो सदस्य होते हैं, एक तिहाई सदस्य जो होते हैं हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, इसके सदस्य की पदावधि 6 वर्ष की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दूसरे वर्ष में एक तिहाई सदस्य इसके सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का ही होता है, ठीक है। फिर हम अब आगे देखते हैं राज्यसभा की सदस्यता। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के लिए अनिवार्य है, यानी अगर कोई जो व्यक्ति है लोकसभा की सदस्यता लेना चाहता है या फिर राज्यसभा की सदस्यता लेना चाहता है तो उसको उस क्षेत्र या राज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर आइए देख लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा का अगला पॉइंट हमारा आता है, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, ठीक है, जिसमें से 530 सदस्य जो हैं राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 20 जो सदस्य जो होते हैं संघ राज्यों के यानी यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है। और 2 सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के, जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है वर्तमान में लोकसभा में, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य जो हैं राज्य से हैं और 13 सदस्य संघ राज्य से हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ देता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा में कितने सदस्य को नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा में कितने करते हैं। तो राज्यसभा में 12 करते हैं और जो लोकसभा में 2 करते हैं, तो टोटल कितने करते हैं 14 करते हैं। 14 लोगों को राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करते हैं पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, लोकसभा जो है निरंतर चलने वाली सभा नहीं है, ये किसी भी समय विघटित की जा सकती है, जबकि राज्यसभा है वो निरंतर चलने वाली सभा है, उसको विघटित नहीं किया जा सकता। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, लोकसभा की अवधि आपात स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा की जो अवधि है आपात स्थिति में एक वर्ष में 1 बार बढ़ाई जा सकती है, 1 बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है, लोकसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होने चाहिए, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के तहत निहरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, न कि राष्ट्रपति नहीं करते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है राज्यसभा का सभापति। तो चलिए सभापति के बारे में देख लेते हैं।
राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो होता है वो सभापति कहलाता है, ठीक है। और यही जो सभापति होता है कौन होते हैं, हमारे उप राष्ट्रपति। हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, यानी सभापति होते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है देश का उपराष्ट्रपति। हाँ, ये देखिए देश का उपराष्ट्रपति, इसका पदेन सभापति होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया जाए, वरना नहीं, इनको जो है पद से नहीं हटाया जा सकता। अगर ये जब तक राष्ट्रपति के पद पर हैं तब तक ये राज्यसभा का सभापति बने रहेंगे। अगर राष्ट्रपति से उनको बर्खास्त कर दिया जाता है तो ही उनको सभापति से हटाया जा सकता है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं देता है, ठीक है। पर मत बराबर होने की स्थिति में ही वह मत देता है। इसका मतलब ये हो कि सभापति जो है सदन का सदस्य नहीं होते हैं, पर वह सभापति की पहली, वह अध्यक्ष की तरफ सभापति भी पहली बार मत नहीं देते हैं। जब मत बराबर हो जाते हैं तो उसको मत को निर्णायक बनाने के लिए वो मत देते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है जब उपराष्ट्रपति को सभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ था कि राष्ट्रपति को सभापति के पद से हटाने के लिए जब संकल्प विचाराधीन होता है तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं उस टाइम। वह हालांकि वह संसद में उपस्थित हो सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं और सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं कर सकते हैं। जबकि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकते हैं अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, ठीक है। तो आइए अगला पॉइंट अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अब देखते हैं। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी जो पहली बैठक होती है लोकसभा की उसी दौरान अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। इसमें इस पॉइंट में यह बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, यानी तत्कालीन में समस्त यानी पूरे सदस्य पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा संकल्प तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय है कि कम से कम 14 दिन की सूचना दी गई हो। यानी जब लोकसभा को समस्त सदस्यों द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित करके उनको पद से हटाया जाना संकल्प पारित किया जाता है तो उससे पहले 14 दिन की नोटिस देनी चाहिए, यानी सूचना देनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अध्यक्ष अपना पद त्याग करना चाहते हैं, अपना पोजीशन छोड़ना चाहते हैं, तो अपना जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो, विचाराधीन यहाँ पे सॉरी दिन नहीं होगा, धीन है, विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। इसमें यह बताया गया है कि जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन होता है तो अध्यक्ष जो हैं उस सभा में पीठासीन नहीं होंगे, किंतु उन्हें लोकसभा में बैठने और बोलने और उस कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में
उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने के बाद वह अधिकार नहीं होगा, वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यह भी क्वेश्चन बार बार कई बार एग्जाम्स में पूछता है। अध्यक्ष जो होते हैं संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, अध्यक्ष यह तय करते हैं कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय जो है अंतिम होता है। ठीक है। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वही तय करते हैं कि यह धन विधेयक है या नहीं, और उनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। हालांकि जो धन विधेयक बिल होता है वो राज्यसभा के लिए भी भेजा जाता है, लेकिन उस जरूरी नहीं है कि वो सहमति दें या ना दें। अगर सहमति देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी जो विधेयक है वो पारित माना जाता है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही तय करते हैं कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि संसद की क्लास जो है आपको बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट करना है, कोई भी सुझाव देना है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके पूछिए। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी क्लासेस लाते रहेंगे। धन्यवाद।